हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब हमेशा की तरह बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे से होंगे, बहुत मस्ती कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, राइट? तो इसी पढ़ाई का सिलसिला हमने आगे रखना है, राइट? हमेशा से हम यही करते आए हैं। तो इसी पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल स्कोर प्लस पे, जहाँ पे हम पढ़ना, सीखना और चीज़ों को एग्जीक्यूट करना सीखते हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं हूं प्रियंका, आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर। हमेशा की तरह आपके साथ यहाँ पे बनी हुई हूँ एक पर्टिकुलर चैप्टर के साथ, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस, है ना? तो हमने अभी तक काफी सारी जो चीजें हैं वो कवर कर ली हैं, और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि हम एक न्यू लाइफ प्रोसेस के साथ स्टार्ट हुए हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन, राइट? तो अगर आपने ना पिछली वीडियो देखी है या फिर इससे पहले का कोई कंसेप्ट नहीं देखा, तो जल्दी से वो चीजें देख लीजिए ताकि आपको पता लगे कि कितनी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं और आपका बिल्कुल भी लॉस ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली हम अब जो लॉस है वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। और इससे क्या होगा, अगर हमने लॉस अफोर्ड कर लिया तो भाई हमें बहुत बड़ा घाटा फील करना पड़ सकता है। कहाँ पे? एग्जाम में, राइट? एंड हम उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है और हमें रेडी होना भी नहीं है। किसको अपना घाटा पसंद होता है भाई? किसी को नहीं होता, राइट? तो ये जो घाटा है इसको साइड रखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि आज हमारी बारे में है। मतलब कि इससे पहले वाले सेशन में हमने कवर किया था प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो देखने के लिए, और आज हम अपनी बात करेंगे, मतलब कि आज हम अपनी बॉडी की बात करेंगे कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो रही है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, राइट, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी बॉडी में जो हो रही है, ये बेसिकली एक और नाम से जानी जाती है, दैट इज द सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो मैम, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या है? तो बेटा ऑब्वियसली हम मल्टीपल सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जो कि आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? वो आपस में मिलके बना रहे हैं अलग अलग सिस्टम, जिसमें से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक सिस्टम है जिसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है? तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑब्वियसली अलग अलग चीजें जुड़ी होंगी ना चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो हमें वो भी तो जाननी है। तो बिल्कुल जानिए, क्यों नहीं जानेंगे। तो जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की, तो जैसा मैंने बताया कि इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जो कि 3 मेन अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा प्यारा न्यारा दिल, द हार्ट, जो कि धुक धुक करता है, राइट? दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। क्या होता है, यूजुअली हम सोचते हैं कि यार मेरा दिल धड़क रहा है ना, मेरा दिल उसके धड़क रहा है ना, मुझे बुरा लग गया, उसने ऐसा कुछ कर दिया तो मुझे बुरा लग गया, मेरे दिल में लग गई बात, दिल को बुरा लग गया। तो जो भी मैं सोच रहा हूँ या जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं फील कर रहा हूँ, वो हर्ट की वजह से है। तो बेटा ये जो थॉट है ना, ये दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये हर्ट की गलती नहीं है। हर्ट ये चीजें नहीं कर रहा, ये चीजें कर रहा है कोई और ग्लैंड, जो कि है एड्रिनल ग्लैंड। और अगर हम हर्ट की बात करें तो इसका सिर्फ एक ही काम है, वो है ब्लड को पंप करने का, जिसकी वजह से ये कहलाता है पंपिंग ऑर्गन। ठीक है? ब्लड जो है ये है पंपिंग ऑर्गन, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसके बारे में हम बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है? इसके अलावा चलते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि है ब्लड वेसल। ठीक है? ब्लड वेसल वो पाइपलाइन सिस्टम है जिसके अंदर से चीजें फ्लो कर रही हैं, और वो क्या चीज फ्लो करने वाली है? वो फ्लो करने वाला है बेटा अपना ब्लड, जो कि अलग अलग चीजों से मिलके बना हुआ है। तो ये जो ब्लड है ये है अपनी बॉडी का सर्क्यूलेटरी फ्लूइड। सर्क्यूलेटरी फ्लूइड जिसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जो हम देखेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे एक एक चीज को डिटेल में पढ़ना, राइट? और यही जो ब्लड है वो कैरी किया जाता है इस ब्लड वेसल के थ्रू, जो कि इसको हेल्प करती है एक पार्ट से दूसरी पार्ट में जाने के लिए। क्लियर? तो ये हो गया जी अलग अलग कंपोनेंट, और स्टार्ट करते हैं अब एक एक को डिटेल में पढ़ना। तो डिटेल में हमने सबसे पहले चुना अपने ब्लड को, राइट? और हम सबको पता है कि भाई खून कौन सा कलर का होता है? खून लाल रंग का होता है मैम, देखा है हमने भी, हम सबने देखा है, राइट? सबने कभी कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा, और ब्लड टेस्ट नहीं भी करवाया तो चोट तो चलते फिरते सबको लगती रहती है, राइट? और अगर चोट नहीं भी लगी तो टीवी में देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि जो ब्लड है वो रेड कलर का लिक्विड है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है।
और ये जो ब्लड है ये भले ही रेड कलर का है पर इसके अंदर अलग अलग चीजें जो हैं बेटा वो प्रेजेंट होती हैं। इसके 4 मेन कंपोनेंट है, दैट इज प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, जिसमें से ये जो प्लाज्मा है ये ब्लड का फ्लूइड कंपोनेंट है। फ्लूइड कंपोनेंट मतलब कि ये वो कंपोनेंट है जो बह सकता है, जो फ्लो कर सकता है। वहीं पे अगर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की बात करें तो ये ब्लड का सेलुलर कंपोनेंट जो है ये वो फॉर्म करते हैं। मतलब कि ब्लड में जो अपने सेल्स हैं वो वाला कंपोनेंट कौन बना रहा है, तो वो बना रहे हैं अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ऑल टुगेदर। क्लियर? तो ये हो गया जी अपने ब्लड के मेन कंपोनेंट्स के बारे में। तो डोंट वरी अगर लग रहा हो कि मैम यही रुक गए क्या, हो गया क्या, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, इन चीजों को डिटेल में पढ़ना है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है, ठीक है, ये प्लाज्मा हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें जो वो फ्लो कर रहा है ना, जो लिक्विड वाला पार्ट है वो है ये। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ब्लड जो है तुम्हारी बॉडी में 100 ml है तो उस 100 में से 55% जो है वो प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा होता है, और बचा हुआ जो 45% है मतलब कि 45% है ये हमारे ब्लड में सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं वो इसी 45% में से होते हैं। ठीक है, तो अब ये प्लाज्मा कर क्या रहा है और भाई ये है क्या? तो इतना तो हमें पता है कि ये जो है ये फ्लूइड पार्ट है जो कि लिक्विड पार्ट बना रहा है और इसी वजह से जो हमारा ब्लड है वो फ्लो। अब ये बना किससे है मैम? तो बेटा 90% तो ये बना हुआ है वाटर से। मतलब कि इसके अंदर 90% पानी है और पानी के अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। इसमें हमने जो खाना खाया है उसका डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें साधारण नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट है। इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं और हार्मोन्स भी हैं। तो देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से क्योंकि ये फ्लूइड पार्ट है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो ये इनकी ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। यू कैन से दैट द प्लाज्मा हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, hormones, salt and proteins, right? This is what the plasma is actually doing. And जो बाकी के अपने सेलुलर पार्ट्स हैं जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स, वो इसी में डूबे हुए हैं। मतलब कि इसी में इमर्स्ड हैं, वो इसी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो 45% सेलुलर कंपोनेंट है वो इस 55% प्लाज्मा में मिलके टोटल 100% जो है वो ब्लड बनाते हैं। और उस ब्लड का कलर होता है लाल। वो लाल क्यों है? वो लाल है इस लाल सेल की वजह से, मतलब कि रेड ब्लड सेल की वजह से। अब ये रेड ब्लड सेल रेड क्यों कहला रहा है, राइट? तो ये जो रेड है ये कहला रहा है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान रखना वो ये कि हीमोग्लोबिन का जो वो काफी जगह पे HAEMOGLOBIN है और काफी जगह पे HEMOGLOBIN है। तो दोनों ही सही है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि यू आर एब्सोल्युटली राइट इन बोथ द केसेस। तो यहाँ तक बाद में आएंगे, उससे पहले देखते हैं कि भाई इनको क्या क्या नाम से जानते हैं और इसकी क्या क्या फीचर्स है। तो आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। एंड जो आरबीसीज होती है जनरली सर्कुलर होती है शेप में, स्फेरिकल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर स्फेरिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से न्यूक्लियस निकल गया है जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर जो है वो बाई कॉन्केव हो गया है। फिजिक्स में कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज पढ़ेंगे ना, तो कॉन्केव स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉन्केव स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब कि दोनों तरफ से केव, मतलब कि गुफा वाला सीन है, राइट? केव कैसे याद रखेंगे? केव का मतलब क्या होता है? गुफा, जहां पे टाइगर रहता है या लॉयन रहता है, राइट? तो ये जो गुफा है ये केव बना रहा है, राइट? तो जो अपना फिजिक्स में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये गहराई वाला पोर्शन है तो वो कॉनकेव हो जाएगा लेंस, राइट? सेम वे जैसे कि आरबीसीज है, इसके न्यूक्लियस निकल चुके हैं तो ये ऐसा सा स्ट्रक्चर में होता है जिस वजह से इसे हम बाइकॉनकेव कहते हैं। तो ये बाइकॉनकेव क्यों है? बिकॉज यहाँ पे नो न्यूक्लियस इज देयर। और ये न्यूक्लियस क्यों नहीं है? पहली बात तो ये जो न्यूक्लियस है ये इसके पास था,
एक ज़माने में इसके पास भी न्यूक्लियस हुआ करता था और वो ज़माना था इसके बचपन का। मतलब कि जब आरबीसीज बनते हैं बेटा तो अपनी इनिशियल स्टेज में इनके पास न्यूक्लियस रहता है, बट टाइम के साथ जैसे ही ये मैच्योर होते हैं ये अपना न्यूक्लियस जो है वो लूज कर देते हैं, मतलब कि बड़े होने के बाद इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। और क्यों करते हैं ऐसा? ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनके पास जगह बन जाए हीमोग्लोबिन को जगह देने के लिए, so that they will have more space to accommodate more hemoglobin। तो मैम ये हीमोग्लोबिन को जगह क्यों दे रहा है? हीमोग्लोबिन ऐसा क्या कर रहा है? तो हीमोग्लोबिन ना दो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। पहला काम तो ये कर रहा है कि ये ब्लड को उसका रेड कलर देता है, ठीक है। आरबीसीज जो है बेटा वो रेड होते हैं इस पिगमेंट की वजह से जिसे हम हीमोग्लोबिन कह रहे हैं। और इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है ये इसको ऑक्सीजन से बड़ा प्यार है, राइट। हीमोग्लोबिन जो है इसकी काफी ज्यादा हायर एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यहाँ लिख देते हैं दैट इट हैज हाई एफिनिटी, मतलब कि काफी लगाव होता है इसको ऑक्सीजन की तरफ, या फिर आप कह सकते हो काफी ज्यादा खिंचाव होता है ऑक्सीजन तरफ, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। और क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो जाएगा तो अल्टीमेटली आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती हैं। और कहाँ कैरी करेंगी? ऑक्सीजन कहाँ पहुंच रहा है? ऑक्सीजन पहुंच रहा है हमारे जी लंग्स में। तो आरबीसीज जो है वो लंग्स से इस ऑक्सीजन को बाकी पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। और ये अगर प्रोसेस नहीं पता कि लंग्स पे कहाँ आया, कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो इसके लिए आपको पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि रेस्पिरेशन के बारे में। क्लियर? हर एक चीज ना बेटा लिंक्ड है। तो आप ऐसा मत सोचो कि मैंने ये प्रोसेस कर लिया तो आई एम डन विद दैट, मैंने ये प्रोसेस कर लिया तो आई एम डन विद दिस पर्टिकुलर थिंग। नो, ऑल द प्रोसेसेस जितनी भी हम पढ़ रहे हैं ना वो सारी एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आपको ये चीजें तो एनी हाउ पढ़नी ही पड़ेंगी। क्लियर? तो पढ़ते पढ़ते याद आया कि भाई ये जो थी ये चीजें थी अपने आरबीसीज के बारे में। और अब हमने आगे चलना है किसके पास? अगले सेलुलर कंपोनेंट के पास जो है अपने डब्ल्यूबीसीज यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इस व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ने से पहले एक सवाल आपका जो आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि मैम हमने फर्स्ट स्लाइड पे तो सेल की जगह कॉर्पस्कल्स देखा था, अब यहाँ पे आपने सेल लिखा है, इसका डिफरेंस क्या है? सेल और कॉर्पस्कल्स होते क्या हैं? क्या ये सेम चीजें या फिर ये अलग है? तो सेल और कॉर्पस्कल्स जो है ये यूजुअली अलग चीजें होती हैं। होते ये सेल्स ही हैं, लेकिन जब कोई सेल फ्रीली फ्लोट कर रहा हो, मजे से किसी चीज के अंदर प्रेजेंट हो या फिर आराम से फ्लो कर रहा हो, उन्हें हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं, जो कि ब्लड सेल्स होते हैं, राइट। ब्लड सेल्स प्लाज्मा के अंदर सबमर्ज है ना, उसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, इसीलिए इनके लिए हम कॉर्पस्कल्स टर्म्स यूज करते हैं। बट अगर आप सेल भी यूज कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया जी एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रियली एक्स्ट्रा, ये हमें पता होना चाहिए और 10th में आ गए अब तो बिल्कुल पता होना चाहिए, राइट। तो यस, पता है सबको। और अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ। नाम से पता लग जाएगा कि ये जनरली व्हाइट कलर के होते हैं और इनका जो काम है, भले ही ये सफेद है भैया, इनका काम खून खराबे का है। मतलब कि ये हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं, जो भी पैथोजेंस आ रहे हैं, उनसे फाइट बैक करते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं और कहलाते हैं सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, राइट। तो ये जो सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी है, इनके बारे में कुछ पार्ट्स जानते हैं, कुछ चीजें जानते हैं। सबसे पहली चीज जो हम जानेंगे वो ये है कि इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। They're also called as leukocytes and ये जनरली स्फेरिकल होते हैं और ये इरेगुलर भी हो सकते हैं शेप में, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा स्फेरिकल ही होंगे, कुछ जो है इरेगुलर भी होते हैं। कुछ मैम क्या इनके टाइप्स हैं? यस, बिल्कुल इनके जो है हमारे पास टाइप्स हैं। तो जब हम बात करते हैं WBCs की तो इन्हें हमने डिवाइड किया हुआ है दो टाइप्स में, दैट इज ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। सॉरी, यहाँ है ए ग्रैन्युलोसाइट और यहाँ है ग्रैन्युलोसाइट। ए और ग्रैन्युलो क्या है मैम? नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ग्रैन्युलोसाइट्स वो हैं जिसके पास ग्रैन्यूल्स हैं, जिसके पास ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे वो एब्सेंट है, ठीक है। और जो ग्रैन्युलोसाइट्स है बेटा वो फर्दर 3 टाइप के हैं, दैट इज इओजिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इओजिनोफिल जो है ये जनरली एसिडिक डाई से कलर हो जाते हैं क्योंकि ये एसिडिक होते हैं नेचर में। बेसोफिल जो है वो बेसिक होते हैं और न्यूट्रोफिल नाम से समझ आ रहा है मैम ये न्यूट्रल होंगे, राइट। एंड इसके अलावा जो ए ग्रैन्युलोसाइट है हमारे पास, ये 2 टाइप के होते हैं, दैट इज मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। जिसमें से जो मोनोसाइट है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे बड़ा होता है। इट हैज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस एंड जनरली सी शेप का होता है।
ठीक है, या तो सी शेप का होगा या फिर हॉर्स शू शेप का होगा, ठीक है, ऑफ सी शेप स्लैश हॉर्स, जो घोड़े की नाल होती है ना उसके जैसा, हॉर्स शू शेप्ड। एंड अगर एक और सवाल आ जाए कि क्योंकि WBCs हमें पता है ये फाइटर ऑफ द बॉडी है, ये सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हैं, तो अगर लड़ाई हुई, मतलब कि अगर फॉरेन पार्टिकल्स आए, तो कौन सा WBC सबसे पहले जाएगा? तो इट इज द न्यूट्रोफिल, जो सबसे पहले अटैक के लिए जाता है कि अच्छा लड़ाई हो रही है, मैं जा रहा हूं, मैं भाग के जाऊंगा, मैं लड़ाई करूंगा, ठीक है, इट इज द न्यूट्रोफिल्स। एंड दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ WBCs। और ये जो टाइप्स हमें मिले हैं बेटा, ये बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस दैट दे हैव, विच मीन्स दैट WBCs जो है इनके पास न्यूक्लियस होता है, यस दे आर न्यूक्लिएटेड, राइट। एंड जो WBCs होती है, जैसा कि हमने जाना कि ये इन्फेक्शन से फाइट बैक करती है, एंड क्योंकि फाइट कर रही है तो हमारी बॉडी को बचा रही है, राइट, तो इट इज प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी एज वेल। देन ये जो WBCs है, इसका एक और इंपॉर्टेंट रोल है, वो रोल है एंटीबॉडीज बनाने का। ये एंटीबॉडीज भी बनाती हैं, और ये एंटीबॉडीज क्या है? तो ये वाई शेप के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, दीज आर वाई शेप्ड प्रोटीन्स। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, जब हम एंटीबॉडीज वगैरह वाला टॉपिक लेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में एंटीबॉडीज क्या होती हैं। तो ये बेटा वाई शेप्ड की प्रोटीन्स होती हैं, जो कि किसी भी फॉरेन मटेरियल, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, उनसे लड़ाई करने में हेल्प करती है, ठीक है, उनसे फाइट करने में हेल्प करती है। तो ये हो गया जी एंटीबॉडीज के बारे में। और अगर हम बात करें कि कितने होते हैं हमारी बॉडी में WBCs, तो ये RBC के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, काफी कम होते हैं नंबर में, जब हम इसको कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ RBCs के साथ। और इवन इसका जो लाइफ स्पैन है वो RBC से काफी कम होता है। RBCs का जो जनरल लाइफ स्पैन है वो 120 डेज का होता है, लेकिन इसका सिर्फ 10 से 12 दिन का ही होता है। सो दिस वाज अबाउट द WBCs। नाउ we will be moving ahead with the last type of blood cell that we have, that is a cellular component, and इसे हम कहते हैं platelet, right? platelets क्या कर रहे हैं? platelets जो है ये plates बना रहे हैं, नहीं फालतू का जोक था ये, आई नो दैट। तो ये प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं बेटा? ये स्पेशल टाइप के सेल्स के ना टुकड़े होते हैं, ये टुकड़े होते हैं स्पेशल सेल के, जो कि जनरली कहाँ बन रहे हैं? बोन मैरो में। और इनको एक और नाम से जाना जाता है, हम लिख सकते हैं दैट दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। जैसे बाकियों के दो नाम देखे ना हमने, वैसे ही इनको भी थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर कहीं पे थ्रोम्बोसाइट आ जाए, कहीं ल्यूकोसाइट आ जाए, कहीं एरिथ्रोसाइट्स आ जाए, तो कंफ्यूज मत होना कि ये कहाँ से आ गए, हमने तो RBC WBC और प्लेटलेट्स देखे थे। तो एरिथ्रोसाइट RBC को कहा जाता है, ल्यूकोसाइट WBC को कहा जाता है, और थ्रोम्बोसाइट्स जो है बेटा वो प्लेटलेट्स को कहा जाता है। और ये जो प्लेटलेट्स हैं इनके पास भी खुद का न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, और ये हेल्प करते हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन मतलब कि ब्लड को जमने में हेल्प करते हैं। इसको आप एक और चीज लिख सकते हो कि ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। या तो कोआगुलेशन लिख लो या फिर क्लॉटिंग लिख लो, राइट। ये जो है ये प्लेटलेट का काम है। और इसी के साथ जो हमारा ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनका वाला टॉपिक खत्म होता है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड जो है ये काम क्या कर रहा है, राइट। ऑब्वियसली ब्लड में इतने सारे कंपोनेंट्स हैं तो ये कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहा होगा। तो बिल्कुल ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। स्टार्ट करें अगर प्लाज्मा से, तो प्लाज्मा के अंदर अलग अलग चीजें थी ना, प्रोटीन था, हार्मोन्स था, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा था। तो ब्लड ही तो ये कैरी कर रहा है। तो ब्लड जो है बेटा ये प्रोटीन्स, हार्मोन्स, इन सबको कैरी करेगा। इसके साथ साथ RBCs क्या कर रहे थे? वो ऑक्सीजन कैरी कर रहे थे, राइट। एंड कुछ RBCs जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जाते हैं लंग्स के पास। तो ये कैरी कर रहे हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन एंड इवन यूरिया, राइट। ये कैरी करते हैं, इनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, एंड इनकी रिमूवल में भी। रिमूवल में इनका कैसा रोल है? तो ये यूजुअली ब्लड में जब ये चीज़ें प्रेजेंट है तो ये उसको एक स्पेसिफिक पार्ट में लेके जाते हैं। जैसे कि यूरिया जब ब्लड में है तो ये वाला ब्लड जाएगा किडनीज के पास कि भैया रखो, यूरिया वाला ब्लड आया है, तुम इस यूरिया को निकालो और मुझे साफ वाला ब्लड दे दो। तो किडनी क्या करेगी? उस ब्लड को फिल्टर करेगी, इसमें से सारा यूरिया अपने पास रख लेगी, जो कि हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे, और जो अच्छा साफ सुथरा ब्लड है वो वापस से हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो काम है ये कौन कर रहा है? ये ब्लड ही
कर रहा है। और जो ब्लड है ये हमें अलग अलग डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। ऑब्वियसली ब्लड के अंदर WBC है जो कि सोल्जर्स हैं, तो हमारी बॉडी जब उनसे फाइट कर रही है तो अल्टीमेटली हमें डिजीजेस से बचा रही है। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो है ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। So this is what the blood is doing in our body and now ये blood जो है ये किसी चीज में flow कर रहा है और वो क्या है, वो है जी blood vessels। तो अब स्टार्ट करेंगे हम blood vessels के साथ, ठीक है। तो blood vessels की जब हम बात कर रहे हैं ये 3 टाइप की होती है, arteries, veins and capillaries। तो बोलोगे कि मैम ये तो बचपन से पढ़ा हुआ है ना, पहले की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास आर्टरीज होती हैं, हमारे पास वेन्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। यही आर्टरीज जो हैं ये फाइनर ट्यूब्स में जब टूट जाती है तो ये कैपिलरीज बनाती हैं और वही कैपिलरीज मर्ज होकर अल्टीमेटली वेन्स बनाती है। तो अगर आपने ये चीज़ सुना है ना तो बहुत सही सुना है और आपके पास बहुत सही नॉलेज है। और अगर किसी ने नहीं सुना तो डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है यार। क्यों डिसहार्टेंड होना है, हम यहाँ सीखने आए हैं ना, तो मैम A to Z सब बताएंगी, राइट। तो जिसको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो और भी बढ़िया, क्योंकि भाई आपको बेसिक से चीजें जानने का मौका मिल रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज दैट इज आर्टरीज के साथ, ठीक है। तो आर्टरीज बहुत फेमस है अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, राइट, कि भाई मैंने तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने अंदर कैरी करना है, बट ये दिखते कैसे हैं और ये कैसे अपना काम कर रहे हैं ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स जस्ट लर्न अबाउट इट। तो आर्टरीज की जब हम बात करें तो ये जनरली थिक वॉल्ड होती है, पहला पॉइंट, ठीक है। ये थिक वॉल्ड वेजल्स होती हैं जो कि ब्लड को कहां से कहां कैरी करती है, हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में। ये याद रखना दैट आर्टरीज जो है ये हार्ट टू बॉडी जो है ब्लड को कैरी करेंगी, मतलब दिल से दूर लेके जा रही हैं ब्लड को, दूसरे पार्ट्स में लेके जा रही हैं, राइट। एंड जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो आर्टरीज होती हैं ये जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया कि जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। लेकिन क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं और बायो इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, नॉट ओनली बायो, पूरा का पूरा जो साइंस है या फिर पूरा का पूरा जो ज्ञान है, चाहे SST हो चाहे मैथ्स हो, हर चीज में ना एक्सेप्शंस आ ही जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पहले तो पल्मोनरी से एक वर्ड याद आ जाना चाहिए आपको सुनते ही, दैट इज लंग्स। ये जो लंग्स है ये बेटा इसके यहाँ से जो आर्टरी आ रही है उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, मतलब यहाँ जाती है वैसे तो ये, और ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अब अगर एक चीज याद क्या होना चाहिए, इसका मेन फंक्शन की ये क्या कर रही है, ये ब्लड को हार्ट से बाकी पार्ट्स में लेके जा रही है, राइट, मतलब ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है। तो सेम वे जो पल्मोनरी आर्टरी है ये दिल से ब्लड को लंग्स में लेके जा रही है। भले ही लंग्स में लेके जा रही है लेकिन जा तो दिल से दूर रही है ना, तो क्योंकि ये दूर जा रही है इसीलिए इसका नाम आर्टरी पड़ा है। लेकिन इसका जो फंक्शन है बेटा ये नॉर्मल आर्टरी से अपोजिट है, क्योंकि ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो कैरी करेगी। एंड देन ये क्या करेगी, ये जो आर्टरी है ये ब्लड को हार्ट से बाकी पार्ट्स में लेके जा रही है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम बात करें कि आर्टरीज में जो सबसे बड़ी आर्टरी है, जो मेन आर्टरी है, उसका क्या नाम है, तो जो सबसे बड़ी आर्टरी है जिसे हम मेन आर्टरी कहते हैं उसका नाम है एओर्टा, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होती है अपनी लेफ्ट वेंट्रिकल से, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलता है तो वो एओर्टा में ही जाता है और यही एओर्टा जो है ये पतले होते 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 आर्टरीज बनाती है। अब एक बार ना इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है, हार्ट से जो ब्लड है ये दूसरी जगहों पे लेके जाएगी, तो ऑब्वियसली जब ये हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है तो हार्ट जब पंप करेगा तब ब्लड आएगा इसमें। अब जब हार्ट ने पंप किया तो ब्लड जो आएगा क्या वो इजीली आ जाएगा, नॉर्मल फ्लो होगा, नहीं ना। तो जो ब्लड है वो काफी ज्यादा हाई प्रेशर से इसके अंदर फ्लो करता है। तो आप क्या लिखेंगे, ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है। तो जब ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है तो देयर आर चांसेस ना कि ये जो ब्लड वेजल है ये टूट सकता है, ये जो है ये
टूट सकता है, तो इसको हमें टूटना नहीं है, इसको नहीं तोड़ना, तो इसीलिए इसका जो वॉल होता है वो थिक होता है, और क्योंकि हाई प्रेशर से है तो देयर आर चांसेस कि ये टूटे, नहीं टूटेगा तो इसके लिए थिक तो कर दिया हमने, साथ में थोड़ा सा इलास्टिक होता है कि चलो अगर ब्लड तेजी से आ रहा है तो वो जो ब्लड वेसल है वो थोड़ा सा अपना नॉर्मल शेप से बड़ा हो सके, तो इसीलिए ये इलास्टिक भी होते हैं। क्लियर? तो ये हो गए जी अपने फंक्शंस अबाउट द आर्टरीज। नाउ वी विल बी मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट जिसे हम कह रहे हैं वेन्स। जो वेन्स हैं ये थोड़े ऑपोजिट हैं फंक्शन में एंड परफॉर्मेंस में जब हम बात करते हैं आर्टरीज की। तो वेन्स जो है ऑलमोस्ट उल्टा काम कर रहे हैं। पहला काम तो ये यही कर रहे हैं कि इनके पास है थिन वॉल, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इसकी थिन वॉल्स होती हैं, और ये क्या कर रहा है, ये पूरे के पूरी बॉडी पार्ट से ब्लड को वापस हार्ट में लेके आ रहा है। आर्टरी क्या कर रहा था, हार्ट से बॉडी में लेके जा रहा था, और ये क्या कर रहा है, ये बॉडी से हार्ट में लेके आ रहा है, राइट। और इसी की वजह से इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो वाल्व क्या करेंगे, पहले तो ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जाने में हेल्प करेंगे, और दूसरी चीज ब्लड को पीछे जाने से हेल्प करेंगे कि भैया तुम पीछे ना जाओ, ब्लड का बैक फ्लो रोकने में हेल्प करेंगे। इट विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। एंड इसकी अगर फंक्शन की बात करें तो जनरली जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, राइट। जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन कौन है, वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी कर रही हैं, मतलब कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रही हैं। तो पल्मोनरी वेन क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये लंग्स से हार्ट में लेके आने वाली है किसको, ब्लड को, राइट। तो क्योंकि देखो यहाँ पे वेन क्या कर रही है, पूरे पार्ट से हार्ट में लेके आ रही है, तो यहाँ भी तो देखो पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ये लंग से हार्ट में ला रही है। तो क्योंकि ये लंग से हार्ट में ला रही है इसीलिए इसको नाम वेन का दिया गया है, लेकिन इसका जो काम है ये वेन जो नॉर्मल है उनसे ऑपोजिट है, राइट। दैट इज वाई इसको स्पेशल नाम है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि इसका काम भी जो है वो स्पेशल है। अब यहाँ पे अगेन जैसे हमने आर्टरीज के फंक्शंस देखे थे वैसे इसका फंक्शन देखते हैं। क्या कर रहा है, ये ब्लड को ला रहा है बॉडी से हार्ट में। तो जो हमारा बॉडी पार्ट है, जो यूजुअल बॉडी पार्ट्स है, वो हार्ट के नीचे है ना, तो नीचे से ब्लड आ रहा है, मतलब कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब ब्लड ऊपर आने की कोशिश करेगा तो ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचेगी। ब्लड नीचे जा सकता है ना, पानी अगर ऊपर जाएगा तो उसके नीचे जाने के भी उतने ही चांसेस हैं, बट हमें पानी को पीछे नहीं भेजना। तो पानी को पीछे नहीं भेजेंगे तो क्या करेंगे, अगर आपने बीच में दीवार जैसे स्ट्रक्चर्स बना दिए कि भाई तुम इतना ऊपर आ चुके हो तो तुमने यहाँ पे एक दीवार लगा दी, तो वो पानी ऑब्वियसली पीछे नहीं जाएगा। सेम वे जब ब्लड फ्लो करता है वेन्स में, वेन्स के अंदर क्योंकि अपने पास वाल्व्स हैं तो वो जो ब्लड है वो पीछे की तरफ नहीं जाता और वो धीरे धीरे करके ऊपर आता है, राइट। तो जब वो नीचे से ऊपर आ रहा है तो वो काफी कम प्रेशर के साथ आता है, बहुत कम प्रेशर है तो वो स्लोली आता है। अब जब स्लोली आ रहा है तो ऑब्वियसली वेन के जो वॉल्स हैं उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा, तो जब प्रेशर नहीं पड़ रहा तो थिक वॉल होके क्या ही फायदा। तो इसीलिए इनकी थिन वॉल्स जो हैं वो जनरली होती हैं, और आर्टरीज के मुकाबले ये नॉन इलास्टिक होती हैं, उतनी ज़्यादा रबड़ी नहीं होती, उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी इनमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया जी अपने वेन्स के बारे में। अब हम चलेंगे आगे और देखेंगे कैपिलरीज के बारे में। तो जो कैपिलरीज हैं ये जनरली अपनी आर्टरीज ही फाइनर ट्यूब्स में बट के बनाती हैं और फिर वही वापस से मर्ज होके वेन्स बना देती हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज जो ये बहुत ज्यादा थिन वॉल्ड होती हैं और काफी नैरो होती हैं, मतलब बहुत पतली होती हैं ये, ठीक है। इनका जो ल्यूमेन होता है वो बहुत छोटा होता है और ये जनरली सिर्फ और सिर्फ वन सेल थिक होती हैं, मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही सेल की लाइनिंग होती है। अगर मैं कहूँ कि ये अपनी कैपिलरी है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल की लाइनिंग होगी। तो क्योंकि ये इतनी पतली है इसमें से चीजें आराम से अंदर बाहर हो सकती हैं, तो इनका जो फंक्शन है वो होता है एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, खाना हो गया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कहाँ से कहाँ, ब्लड से बॉडी, बॉडी से ब्लड। तो ये काम हो जाएगा अपनी कैपिलरीज का, और हर एक सेल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो कैपिलरीज के काफ़ी पास होता है। कैपिलरीज ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है, अल्वियोलाई के वहाँ हो गई या फिर जो भी हमारे सेल्स है ना वहाँ कैपिलरीज ही होती हैं, ताकि चीज़ें जो है ईजिली इन एंड आउट
हो सके। क्लियर? तो ये हो गया अपनी कैपिलरीज के बारे में। तो अब जो चीज नोट डाउन करने वाली है वो ये है कि क्या ये आर्टरीज डायरेक्टली टूट के कैपिलरीज बना रही है? जी ऐसा नहीं है। आर्टरीज थोड़ी फाइनर ट्यूब्स में ब्रेक होंगी जो कि आर्टेरियोल कहलाती हैं। ये आर्टेरियोल्स कैपिलरीज बनाएंगी एंड देन ये जो कैपिलरीज है, जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यूजुअली आ जाता है या फिर जब इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है तो ये वापस से डीऑक्सीनेटेड कहलाने लग जाती हैं और ये फॉर्म करती हैं विनियोल्स जो फाइनली मर्ज होके वेन्स जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी कैपिलरीज के बारे में। अब जैसे कि हमने वेन्स की बात की है, आर्टरीज में हमने एक बात करी थी अपनी लार्जेस्ट आर्टरी की, वैसे ही वेन्स में वीना कावा जो है, वीना कावा जो है ये मेन वेन है और हमारे पास दो तरीके के वेन्स होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा, राइट। तो इसमें से आप बताएंगे कि कौन सा जो है वो लार्जेस्ट वीना कावा होगा, सुपीरियर या इंफीरियर। तो इसी चीज के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं खत्म कर रही हूँ विद अ नोट कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल से जो हमारा स्कॉर प्लस का ऐप है ये डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट जो हैं वो एक ही जगह पे मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, काफ़ी चीज़ें समझ ली। एक कंपोनेंट रह गया है, दैट इज़ द हार्ट। वो हम आराम से तसल्ली से कवर करेंगे, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप सबको एडवाइस है कि आप सब हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और सेफ रहिए। सो बाय बाय एवरीवन, वील मीट अगेन। टिल देन स्टे ट्यून्ड।